नमस्कार। वेलकम टू जनरल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मिड सेमेस्टर एग्जाम जो 2022 में हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ ब्लैंक फॉर द बिजनेस पर्पज। यानी बिजनेस पर्पज के लिए जीएसटी जो पेड किया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके ऊपर आपको अलाउेबल नहीं है। ओके, आईटीसी किसके ऊपर नहीं है? तो रॉ मटेरियल के ऊपर, जीएसटी एडवाइजरी सर्विस, ट्रक या फिर एक्सयूवी कार 7 सीटर्स। तो यहाँ पे एक्सयूवी कार 7 सीटर्स के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर द मोटर व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट पर्सन एंड हैविंग द सीटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13%। यानी 13 पदों से कम का है अगर सीटिंग कैपेसिटी, तो एक्सयूवी 700 कार 7 सीटर है, तो 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर है यहाँ पे, तो ये तो ऑफकोर्स नहीं आएगा 7 सीटर्स में। तो आईटीसी इज अवेलेबल इन द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 13%। यानी 13 बंदों से अगर ज्यादा बंदे उसमें बैठ सकते हैं तो उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल है। एंड फर्दर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर द व्हीसल और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के ऊपर भी या फिर व्हीसल के ऊपर भी नहीं होता, यानी जहाज के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल रीजंस ऑफ द हाँ, रिवर्स चार्ज बैक, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। किसके ऊपर हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट नहीं करता है या फिर उसके ऊपर काम नहीं करता है। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रीजंस क्या है इसके बिहाइंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंप्लीशन कंप्लायंस burden between the suppliers and recipient. It is not possible for the government to collect the tax from the supplier. It is easy to collect the tax recipient and shifting the focus on the reliable for the more reliable. यानी मोर रिलायबल पर्सन से आप ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर जो है हमारा, वो आंसर आएगा इसके अंदर डी, दैट इज शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द रिलायबल टू मोर रिलायबल। क्योंकि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नॉर्मली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता कब है? नीचे लिखा है ऑब्जेक्ट क्या है इसका। So object of shifting the burden of GST payment to the recipient in the wider than the scope of levy of tax on the various unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर यानी जो भी है रिसिप्टेंट को अगर उसको डिस्काउंट चाहिए, यानी उसको अगर आईटीसी चाहिए, तो वो ज्यादा पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। एग्जाम स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द सप्लायर्स एंड टू द टैक्स ऑफ द इंपोर्ट सर्विसेज। ऐसा इंपोर्ट में भी यही होता है कि अगर आप फॉरेन से कोई चीज मंगवाते हो तो फॉरेन पर्सन यहाँ पे रिलायबल तो है, वो पे तो करेगा, लेकिन उसे मोर रिलायबल जो इंडियन पर्सन है जो इंडिया में इंपोर्ट करवा रहा है वो होगा। सो यहाँ पे शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द रिलायबल टू मोर रिलायबल, ये आंसर आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? कौन सी चीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर काम नहीं करती? जीटीए सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज या कंपनी सेक्रेटरी सर्विस? तो सीएस सर्विस जो होता है वो जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आता है। जीटीए सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप में सब में आता है, कंपनी सेक्रेटरी की जो सर्विस होती है वो नहीं आती। सो आंसर इज डी। एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कि इन द सर्विस रेट ड्यू ऑन द जीएसटी इज प्रोफेशनल टैक्स टू बी अ फॉल अंडर द रेट ऑफ 18%, और उसको डायरेक्टली पे करना होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द कॉम्पोसाइट सप्लाई? कॉम्पोसाइट सप्लाई के अंदर इसमें से कौन सी चीज नहीं आती है? कॉम्पोसाइट सप्लाई हमें पता है कि जब दो चीज साथ में मिलकर बंडल में काम करती है तो कॉम्पोसाइट सप्लाई बनता है। ओके, और दोनों की प्राइसेस के अंदर जो होता है वो दोनों प्राइसेस का कॉम्बिनेशन के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। और ऐसी होती है कॉम्पोसाइट सप्लाई की जो एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि टू और मोर सप्लाईज आर नेचुरली बंडल, सही है कि नेचुरली बंडल होना चाहिए कॉम्पोसाइट सप्लाई में। The tax rate applied on the entire price, then the rate applicable on principal supply, जो principal supply उसके ऊपर लगाया जाएगा। Okay, third, the tax rate to be applied to entire price in the highest rate, ये गलत चीज है, हायर रेट के ऊपर नहीं लगाया जाता। Okay, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। नंबर डी, फॉर द टू और मोर सप्लाईज अ सिंगल प्राइस इज चार्ज। हाँ, दो चीजों की एक ही प्राइस हमारे पास से ली जाती है, तो ये भी सही है, लेकिन जो सी वाला है वो सही नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। So answer is C. The tax rate applied on the entire price is on the highest price is what sahi nahi. As per the section 8, the clearly stated that the composite supply will be treated as supply of the principal supply, and thus the entire consideration received for the composite supply shall be taxed
एट द रेट एट विच प्रिंसिपल सप्लाईज टैक्स, जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा वही एंटायर चीज के ऊपर लगेगा। ओके, ये होता है हमारा कॉम्पोसाइट सप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपोर्ट ऑफ द सर्विस इन इंडिया। आप फॉरेन से इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा? कवर्ड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में आएगा या नॉट लायबल टू जीएसटी। हमने अभी सीखा कि इंपोर्ट करवाते हो तो उसमें रिवर्स चार्ज इज मोर रिलायबल, जो आगे ही हमने एमसीक्यू में देखा था। तो आंसर इज बी, दैट इज कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, what is the threshold limit of the preceding the financial year is to be eligible for the composite scheme for the dealer exclusively dealing with the goods in Gujarat under section 10 of the CGST Act। तो CGST Act के तहत कौन सी लिमिट है गुजरात के अंदर कि जिसको वो क्या कर सकता है, कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है? तो आंसर इज डी। डी कैसे? तो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज CBIC, सेंट्रल ब्यूरो जो है इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस का, has been notified that the increase to be the threshold limit 1.5 crore composition tax portion to those interested in the opt for the scheme for the 2023-24 can do be submit the declaration of the CGST portal form CMP number 2 by 31st March 2023। Section 10 of the CGST Act has been amended, इसके अंदर Section 10 amend किया गया। The composition levy is an alternative method of the levy of tax, यानी अल्टरनेटिवली आप उसको टैक्स पे कर सकते हो, एंड डिजाइन फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover up to 75 lakhs। so 75 lakhs का टर्न है वो, और 50 lakhs व्यू केसेस के अंदर है, लेकिन ये जो लिमिट थी 1.5 करोड़ गुजरात के लिए है। सो आंसर इज योर डी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट, ब्लैंक इज लेविड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। कौन सी चीज जो फॉरेन से आती है उसके ऊपर लगाई जाती है? इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट है तो ऑफकोर्स CGST SGST नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेम स्टेट में नहीं आता, ये अदर कंट्री हो जाता है। अदर अलग स्टेट भी है तो IGST लगाता है, तो ये तो अलग कंट्री है तो ऑफकोर्स IGST लगेगा इसके अंदर। सो आंसर इज बी, IGST। ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट और द कंट्री आर चार्ज अंडर द IGST। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ब्लैंक कांट बी यूटिलाइज्ड फॉर। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसमें यूज नहीं होता है? IGST SGST में नहीं होता, CGST IGST में नहीं होता, SGST CGST में नहीं होता, या फिर UTGST IGST में नहीं होता। देखो IGST में तो सब कुछ होता है, ओके, और IGST भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं होता। दैट इज यहाँ पे एक आप देख लो, ये यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन है, किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। तो SGST जो है उसके बारे में जो लास्ट में लिखा है उसमें दो ही चीज, वो खर्च या तो फिर SGST के साथ एडजस्ट होगा या फिर IGST के साथ, वो CGST के साथ कभी मेल नहीं खाता। सो आंसर इज सी, दैट इज SGST CGST। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? IGST क्रेडिट यूटिलाइज एटलीस्ट वो IGST यूज कर लेना चाहिए। CGST में यूटिलाइज फर्स्ट, CGST सबसे पहले यूटिलाइज करना चाहिए। SGST क्रेडिट इज यूटिलाइज फर्स्ट, या फिर IGST क्रेडिट मस्ट बी यूटिलाइज फर्स्ट फुल्ली। तो सबसे पहले फुल्ली यूटिलाइजेशन IGST का होता है। आप देख सकते हो वही टेबल वापस देख सकते हैं कि IGST के अंदर भी IGST है, CGST अंदर की भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है IGST, और SGST के अंदर भी IGST, यानी सबसे पहले IGST फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आंसर डी, दैट इज IGST क्रेडिट मस्ट बी यूटिलाइज फर्स्ट फुल्ली। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ GST आउटपुट पेएबल ओवर द GST इनपुट रिसीवेबल, यानी आपको पेएबल ज्यादा है और आपका रिसीवेबल कम है, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करोगे? हमें पता है कि GST ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होता है। सो ऑफ कोर्स इसके अंदर आंसर हमारा आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर लिमिटेड, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, हैज परचेज अ फूड फॉर 10,000 rupees, that is value of supply plus GST 18% for its employee during the office hours from the local registered supplier located in the same state। सेम स्टेट के अंदर है और वहां से एम्प्लॉय के लिए खाना मंगवाते हैं। ओके, विच अकाउंट्स एंड व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अगर लिमिटेड। तो ऑफ कोर्स फूड एक्सपेंस है तो फूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन इसका ITC नहीं मिलता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो आपको अलग से GST का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, और द अदर ऑन द बेसिस ऑफ कैंटीन सर्विस टू बी प्रोवाइडेड अंडर द इंडस्ट्रियल लेवल लॉ, नो ITC कैन बी अवेल
फॉर द आउटडोर कैटरिंग फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, तो आपको क्या करना होगा, जीएसटी इसके अंदर ऐड करके बेचना हो, ऐड कर देना है, सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करना है। तो आप 10,000 का 18% लगाओगे तो क्या होगा, 1800 रुपये होगा। ओके, तो आपको 10,000 के अंदर 1800 रुपये ऐड करके 11,800 के फूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देना है। अगर आपने पैसे पे किए हैं तो आप साथ में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। नहीं पे किया है तो सर्विस प्रोवाइडर। राइट, नेक्स्ट, SA Limited as a registered person have purchased steel iron materials to be used for the construction for factory building 1,00,000 रुपए plus GST 28% as the local registered suppliers located in the same state. Which account of the what amount would be the debited in the books of SA Limited? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आप आयरन मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कर रहे हो तो इसके अंदर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सेम वे आपको क्या करना है, 1,00,000 के उस अंदर उसका 28% ऐड कर देना है। सो आपको ये अमाउंट फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट पे लगेगा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 1,28,000। तो 1,28,000 को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ inputs and input service used in the construction of building is not available in the view of the provisions of the block credit provided under section 17(5) of the CGST Act. तो यहाँ पे आंसर है C, that is factory building account. Next question है, Goods and Service Tax Council, that is GST Council, is an apex constitutional body. वो सबसे सर्वोच्च होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। It is constituted by the virtue of article, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है आर्टिकल 279A(1), तो यहाँ पे उसको एम्पावरमेंट दिया गया है। दैट इज एज पर द आर्टिकल 279A(1) ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द जीएसटी काउंसिल has been constituted for the president within 16 days of the recommendation of article 279A। तो ये 279A के अंदर लिखा हुआ है कि वो एपेक्स काउंसिल है। Next question. Acts of the Jaipur sell 10,000 units of articles to the rate at 210 per articles, and the purchasers Y of Ajmer. Okay. Applicable of the GST rate is 12%, and this intrastate supply. What is the amount of GST chargeable on the transaction? तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, 10,000 यूनिट है, 210 रुपए का प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे विद जीएसटी आपको कितना अमाउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके 21 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गए। तो 10,000 इंटू 210 यानी आपका हो गया 21 लाख। उसके ऊपर हम 12% जीएसटी लगाएंगे तो 21 लाख का 12%। ओके, तो कुल मिला के अमाउंट हमारे पास हो जाती है यहाँ पे 23,52,000। सो 23,50,000 इज योर आंसर। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही? GST is an original based tax, destination based tax, zero tax applicable on imports, या फिर introductions of the GST with effect from 1st April 2017। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सही है। सो आंसर इज बी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बाकी के तीन के अंदर फल गलत है। सो फर्स्ट है ये फॉल्स है, जीएसटी ओरिजिनल बेस्ड टैक्स नहीं है। थर्ड, जीरो टैक्स एप्लीकेबल, तो ये भी गलत है। इंपोर्ट्स के ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है और वो टैक्सेबल होता है, और जीएसटी इंट्रोडक्शन होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, नहीं कि 1 अप्रैल 2017। तो आंसर इज बी, दैट इज करेक्ट आंसर इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, input tax credit of GST can be utilized for the payment of outward supply of the blank cost and the balance payment of, यानी सबसे पहले कहाँ यूज होगा और फिर वापस कहाँ यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले एसजीएसटी में एग्जिस्ट होगा, बाकी का आईजीएसटी में। तो एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, ये सीजीएसटी में कभी यूज नहीं होगा। and liability can be used to pay the liability under SGST and further balance of SGST अगर फिर भी बाकी रह जाता है उस पर क्रेडिट अवेल कैन बी यूज फॉर द पे ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी। तो आप आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर इज सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a supply of the package consisting of the car and mobile phones when the supplied for a single price is an example of, यानी दो चीज साथ में बेच रहे हो। देखो कार और मोबाइल फोन अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग बेच सकते हैं।
तो अलग अलग बेच सकते हैं तो वो कॉम्पोसाइट सप्लाई में जाएगा। अगर ऐसी दो चीजें हैं जो नेचुरली बंडल्ड है, यदि आप उसको अलग नहीं कर सकते तो वो मिक्स सप्लाई में जाता है। ओके, आंसर जो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग फोन फोन या कार दोनों अलग अलग भी बेच सकते हो, तो ये मिक्स सप्लाई का इलस्ट्रेशन है। तो आंसर इज मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the blank specifies that activities is to be treated as supply even if the made without consideration. ओके, तो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने कोई सप्लाई किया है तो कौन सी चीज में आएगा? तो वो शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 में जो सारी चीजें हैं, इसके अंदर आपने कंसिडरेशन नहीं भी पे किया है तो भी आपको टैक्स फ्लेक्सिबल लिमिट में आएगा। तो आंसर इज सी, दैट इज शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट। यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द मेड विदाउट कंसिडरेशन है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विस प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक बंदा एक दूसरे को एम्प्लॉय की तरह काम करवाता है तो वो उसके ऊपर GST नहीं लगता। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, वो शेड्यूल 3 एक्टिविटीज में आता है, नॉट अ सप्लाई, और इसे हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर GST नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Mastercard has a sponsors 20 crore for the cricket tournament organization by the Messrs. Patna Cricket Association. Okay, तो Mastercard has sponsored 20 crore. किसको करेक्ट किया है? बाय द पटना क्रिकेट एसोसिएशन। हु इज लायबल टू पे GST? तो पटना क्रिकेट एसोसिएशन को पे करना पड़ेगा, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन को करना पड़ेगा, मैसेज मास्टरकार्ड को करना पड़ेगा, या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज नॉट लायबल टू GST। भी स्पॉन्सरशिप सप्लाई GST में एप्लीकेबल भी है और ये रिवर्स चार्ज में भी है। सो आंसर है मास्टरकार्ड। क्यों? तो यहाँ सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय द पर्सन टू द बॉडी कॉर्पोरेट और द पार्टनरशिप फॉर्म इज अमॉन्ग्स द नोटिफाइड सर्विस, वो नोटिफाइड सर्विस में आता है, वेरिंग द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू पे बाय द रिसिप्टेंट ऑफ द सच सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जिसको सर्विस रिसीव हो रही है उसको मिल जाएगा। यहाँ पे पटना क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसको वो मास्टर कार्ड्स को सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि मास्टर कार्ड पेमेंट किसको कर रहे हैं? पटना क्रिकेट को, और पटना क्रिकेट ये स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दे रहे हैं? मास्टर कार्ड को। तो मास्टर कार्ड वो सर्विस रिसिप्टेंट होगा और उसको क्या करना है? पेमेंट लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी शैल बी डिस्चार्ज, किस तरह से डिस्चार्ज की जाती है? तो यहाँ पे बाय ऑप्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट से, या फिर ITC एज वेल एज कैश लेजर से, या यूटिलाइजिंग आउटवर्ड लायबिलिटी से। तो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो आपको पे करनी होती है वो आपको डायरेक्टली पे करना होता है, तो वो कैश लेजर में पे की जाती है। सो आंसर इज सी, बाय कैश लेजर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से गलत क्या है? A person registered under the corporation levy can be supplied the goods outside India, outside the state। यानी अगर कॉर्पोरेशन लिवी आप यूज करते हो तो आउटसाइड स्टेट बेच सकते हो, गलत चीज। ओके, नहीं बेच सकते। द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कॉर्पोरेशन लिवी कांट चार्ज द टैक्स ऑन द बिल, सही बात है। अगर आप कॉर्पोरेशन लिवी में हो तो आप सामने वाले कस्टमर से नहीं ले सकते, उसके बिल के अंदर आप GST ऐड करके नहीं दे सकते। नंबर 3, द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कॉर्पोरेशन लिवी स्कीम इज नॉट एलिजिबल टू ITC, सही बात है, इसको ITC भी नहीं मिलने वाला। और पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कॉर्पोरेशन लिवी स्कीम मस्ट इश्यू द बिल ऑफ सप्लाई, उसको बिल ऑफ सप्लाई तो देना ही पड़ेगा। B, C और D सही है, इनकरेक्ट वाला तो लग रहा है A। सो पर्सन रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन लिवी अगर सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट, वो आउटसाइड स्टेट में सेलिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ABC Limited has purchased a machinery of 50,000 paying CGST and SGST 9% against a check payment. What will be the claim of depreciation? Sorry, not claim the depreciation। एक चीज याद रखना बच्चों कि अगर कोई बंदा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी CGST SGST का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना? तो आपको ITC भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, क्लेम डेप्रिसिएशन किया हुआ है, तो आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा A, मशीनरी अकाउंट, CGST इनपुट रिसीवेबल अकाउंट, SGST इनपुट रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमारा अमाउंट होगा। लेकिन यही अगर होता कि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होता तो आंसर आता C, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in respect of the intra-state sales transaction, we are using the past journal entries in the books of accounts of।
देखो इंट्रा स्टेट है यानी एक स्टेट के अंदर हुआ है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लेगा। अगर सेल्स ट्रांजेक्शन है तो आउटपुट पेएबल बनता है। तो आंसर इज डी, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट पेएबल। नेक्स्ट, in respect of the interstate purchase transaction, we use blank for the passing journal entries. देखो इंटरस्टेट है यानी इसका मतलब आईजीएसटी बनेगा और परचेज के टाइम पे लगता है इनपुट रिसीवेबल। सो आंसर इज ए, इनपुट आईजीएसटी इनपुट रिसीवेबल। नेक्स्ट, Mrs. PQR has purchased the goods of 1 lakh at the 10% trade discount plus CGST SGST at the 9%. Amount paid by the check immediately availing 2% cash discount. तो cash discount आपको दिया गया है। What is the journal entry say to be transaction of the books? तो देखो यहाँ पे 1 लाख का 10% 90,000 का तो परचेस हो ही गया है ना। डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा तो 90,000 का 2% आपको डिस्काउंट लगेगा। सो 1,800 रुपए, राइट। तो यहाँ पे 1,800 रुपए डिस्काउंट अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखो किस तरह से आता है एंट्री। डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी एसजीएसटी, ओके, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट आपको 1,800 रुपए लगेगा। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DLF has purchased a plant for 1 lakh, paying CGST as GST 9% against the check payment. And what will be the journal entry in the books of Mrs. DLF if the companies claim the depreciation? अगर कंपनी ने depreciation claim किया है तो सेम वही क्वेश्चन वापस से आया। आपको 1 लाख रुपए की एंट्री देनी है, depreciation claim किया है, ओके, तो आपको CGST SGST नहीं मिलने वाला। तो आप अलग अकाउंट नहीं ओपन करोगे, प्लांट अकाउंट डायरेक्टली 1,18,000 से आपको लगाना पड़ेगा। सो आंसर इज सी, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू बैंक अकाउंट। ओके, इसमें आप आईटीसी नहीं मिल रहे आईडी, आप अलग से जीएसटी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी है 6 लाख 3 लाख 3 लाख और इनपुट है 5 लाख 2 लाख 2 लाख। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पहले तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आउटपुट है यानी पेएबल है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इनपुट है जो हमें रिसीव करना है तो वो माइनस नहीं किया हमने, प्लस में लिखा हुआ। तो आप देखो 6 लाख में से 5 लाख आईजीएसटी माइनस करोगे तो 1 लाख फिर भी पेएबल है, सीजीएसटी भी 1 लाख पेएबल है और एसजीएसटी भी 1 लाख पेएबल है। सो आंसर इज बी, यानी तीनों को आपको पे करना पड़ेगा थ्रू द कैश लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kamlesh has registered of Gujarat, registered in Gujarat, has purchased a GTA services. ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है for 1 lakh and the GST is 5% of the transport located in Maharashtra. Which account of the would be the credited to book of Kamlesh account? तो देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए का है, जीएसटी 5% लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो रिवर्स चार्ज पेबल आएगा, रिसीवेबल आएगा, यानी ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे पेबल आएगा क्योंकि सेल्स ट्रांजेक्शन है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 lakh and IGST RCM payable rupees 5,000. Okay. Next question is, ABC Limited has registered printing and stationery from the Saurav Stationery Mart for rupees 10,000. Which account and what amount would be debited in the books of ABD Limited? Okay. तो प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है आपका, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का पैसा लगाया है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में जाएगा, यहाँ जीएसटी नहीं है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो ये थे, हमने एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।